हर रोज खरबों डॉलर्स के सौदे होते हैं। पर कभी ये सोचा है कि अगर कोई एक बड़ी पार्टी, कोई बड़ा प्लेयर अपना वादा निभाने से मुकर जाए तो क्या होगा? सिस्टम कैसे बचेगा? असल में एक छिपी हुई मशीनरी है जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ढहने से बचाती है। तो चलिए आज इसी अदृश्य रक्षक के नकाब को उठाते हैं और देखते हैं कि ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन असल में है क्या और काम कैसे करते हैं। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 600 खरब डॉलर, ये एक ऐसी रकम है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही वो आंकड़ा था जो 2008 के भयानक वित्तीय संकट के बिल्कुल सेंटर में था। जी हाँ, ये उस ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स मार्केट का साइज था। एक ऐसा बाजार जहां जोखिम का एक ऐसा घना जाल बिछा था जो किसी को भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब इस जाल में लेहमैन ब्रदर्स जैसी एक बड़ी मछली फंसी तो उसने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। मतलब एक के बाद एक सब गिरने लगे और पूरा का पूरा सिस्टम ढहने की कगार पर आ गया। तो इस महासंकट के बाद दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने मिलकर एक समाधान निकाला और वो था सेंट्रल काउंटर पार्टी, या जिसे हम सीसीपी कहते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। तो ये काम कैसे करता है जरा देखिए। पहले का जो सिस्टम था वो बाईं तरफ है, एकदम मकड़ी के जाले जैसा। कौन किससे जुड़ा है, किसका कितना जोखिम है, कुछ पता नहीं। एक धागा टूटा तो पूरा जाल बिखरने का खतरा। अब दाईं ओर देखिए, सेंट्रल क्लियरिंग मॉडल। ये एक पहिए की तरह है जिसके सेंटर में सीसीपी है। सारा जोखिम एक जगह इकट्ठा है, पारदर्शी है। ये एक फाइनेंशियल फायरवॉल की तरह काम करता है जो आग को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक सीसीपी हर सौदे के बीच में आ खड़ा होता है। मतलब वो हर बेचने वाले के लिए खरीदार बन जाता है और हर खरीदार के लिए बेचने वाला। आसान भाषा में कहें तो वो हर ट्रेड की गारंटी लेता है। इससे ये डर ही खत्म हो जाता है कि सामने वाली पार्टी कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए। और सीसीपी की असली सुपर पावर है मल्टीलैटरल नेटिंग। सोचिए, मुझे आपको 100 रुपए देने हैं, आपको किसी और को 100 रुपए देने हैं और उस तीसरे इंसान को मुझे 100 रुपए देने हैं। तो हम तीनों सिर्फ आपस में पैसे घुमाते रहेंगे। सीसीपी बीच में आकर कहता है, रुको, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं, सबका हिसाब बराबर है। ये सिस्टम में हजारों लाखों सौदों को इसी तरह आपस में कैंसिल करके जरूरी पैसों की मात्रा को जबरदस्त तरीके से कम कर देता है। इससे क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है और जोखिम घटता है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, जो संस्था पूरे बाजार का जोखिम अपने ऊपर ले रही है वो खुद ही फेलियर का सबसे बड़ा पॉइंट बन जाती है। तो सवाल यह है कि हम इस टू बिग टू फेल, यानी इतने बड़े के फेल नहीं हो सकते वाले रक्षक को कैसे सुरक्षित रखें? चलिए अब जरा भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि हमारे यहाँ अथॉरिटीज सबसे बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयारी कैसे करती हैं। भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक बहुत ही सख्त ढांचा बनाया हुआ है, ये पक्का करने के लिए कि हमारे सीसीपीज किसी भी बड़े झटके को झेल सकें। और ये कैसे होता है? ये होता है रोजाना होने वाले कड़े स्ट्रेस टेस्ट्स के जरिए। इन्हें आप एक तरह की फायर ड्रिल समझ सकते हैं। अब देखिए, ये टेस्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। हिस्टोरिकल टेस्ट में पुराने संकटों जैसे 2008 का लेमन ब्रदर्स डिफॉल्ट को दोबारा से सिम्युलेट किया जाता है। हाइपोथेटिकल टेस्ट में ऐसे बुरे हालात सोचे जाते हैं जो हुए तो नहीं हैं पर हो सकते हैं। पर सबसे मजेदार है रिवर्स स्ट्रेस टेस्टिंग। इसमें सवाल ये नहीं होता कि क्या सीसीपी फेल हो सकता है, बल्कि सवाल ये होता है कि सीसीपी को फेल करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा। ये नजरिया सिस्टम की उन खामियों को उजागर करता है जो शायद वैसे कभी पकड़ में ही ना आती। तो इन सब ड्रिल का मकसद क्या है? मकसद है ये पक्का करना कि सीसीपी अपने 2 या कुछ मामलों में तो 3 सबसे बड़े मेंबर्स के एक साथ दिवालिया हो जाने पर भी खड़ा रह सके। इसे ही कवर 2 या कवर 3 स्टैंडर्ड कहते हैं और ये मजबूती का एक बहुत ऊंचा लेवल है। ठीक है, मान लेते हैं कि सबसे बुरा हुआ, तो फिर सीसीपी के पास क्या सुरक्षा कवच है? चलिए भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेफ्टी नेट पर नजर डालते हैं, कोर सेटलमेंट गारंटी फंड। ये कोई मामूली फंड नहीं है, इसकी बनावट ही खास है। जैसे इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में क्लियरिंग कॉरपोरेशन खुद 50% से ज्यादा का योगदान देता है और एक्सचेंज 25% से ज्यादा, मतलब 27% पैसा तो उन्हीं लोगों का लगा है जो सिस्टम चला रहे हैं। इसे कहते हैं स्किन इन द गेम।
जाहिर है, जब किसी का अपना पैसा दांव पर लगा हो तो वो जोखिम को कहीं ज्यादा सावधानी से मैनेज करता है। इस सिस्टम को जो चीज़ और भी मजबूत बनाती है वो है इसकी कुछ खास बातें। पहली, ये प्री फंडेड है, मतलब पैसा पहले से ही मौजूद है, संकट के वक्त तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार। दूसरा, ये डायनामिक है, यानी फंड का साइज हर महीने मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। और तीसरा, हर मार्केट सेगमेंट का अपना अलग सुरक्षा फंड होता है। लेकिन अगर ये विशाल प्री फंडेड पैसा भी कम पड़ जाए तो तब क्या होगा? ये हमें रिकवरी और रेजोल्यूशन की दुनिया में ले जाता है। ये वो स्टेज है जब सिस्टम टूटने की कगार पर होता है। यहाँ पर 3 बिल्कुल साफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट, जिसमें सीसीपी डिफ़ॉल्टर के ही पैसों का इस्तेमाल करता है। अगर वो काफ़ी नहीं है तो शुरू होती है रिकवरी। यहाँ सीसीपी खुद को बचाने के लिए अपने पहले से तय किए गए तरीकों का इस्तेमाल करता है। और अगर वो भी फेल हो जाए तो आता है आखिरी स्टेज, रेजोल्यूशन, जहाँ रेगुलेटर या सरकार सीधे मामले में दखल देती है। अब इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसे जो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं, उनका नजरिया बड़ा साफ है। वो रिकवरी पर, यानी खुद को बचाने की प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मार्केट में डिसिप्लिन बना रहता है और मॉरल हैजार्ड का खतरा कम होता है। मॉरल हैजार्ड मतलब ये सोच कि हम जितना मर्जी जोखिम लें, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सरकार बचाने आ ही जाएगी। रिकवरी इसी सोच को खत्म करती है। तो चलिए अब भारत से थोड़ा आगे बढ़कर उस ग्लोबल चैलेंज को देखते हैं जिसका सामना आज हर बड़ी इकोनॉमी कर रही है, कि अगर एक इतना जरूरी सीसीपी फेल हो जाए तो उसे मैनेज कैसे किया जाए। असली प्रॉब्लम यही है। भारत समेत कई देशों में इस बात का कोई साफ कानूनी रोड मैप नहीं है कि एक बहुत बड़ा सीसीपी फेल होने पर क्या करना है। भारत में इस कमी को पूरा करने के लिए FRDI बिल लाया गया था, लेकिन उसे वापस ले लिया गया। इसकी वजह से एक रेगुलेटरी वैक्यूम, एक शून्यता बन गई है। आखिर में सारी बात इसी एक विचार पर आकर टिक जाती है। असली चुनौती सिर्फ बुरे एक्टर्स को डिफॉल्ट करने से रोकना नहीं है। असली चुनौती है एक ऐसा फाइनेंशियल ढांचा बनाना जो इतना मजबूत हो कि वो सबसे अप्रत्याशित तूफानों को भी न सिर्फ झेल सके बल्कि उनसे उभर भी सके। सवाल बस यही है, क्या हमारे रक्षक वाकई इतने मजबूत हैं?